नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। कानपुर कांड में अगर पुलिस वालों के यार गद्दार नहीं निकलते तो शायद 8 पुलिस वालों की शहादत नहीं होती। शुरुआती जांच में स्थानीय पुलिस वालों पर ही मुखबिरी के आरोप लग रहे हैं। चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी की भूमिका काफी संदिग्ध है। स्थानीय बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद सागर ने भी विनय तिवारी की शिकायत डीजीपी से की थी और शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने भी एसएसपी से विनय तिवारी की शिकायत की थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब सवाल ये उठ रहा है कि विकास की पाप की लंका का विभीषण कौन है। महाबहस के सवाल क्या है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी मिलने से क्यों मना कर रहे हैं तत्कालीन एसएसपी? साथ ही सवाल यह भी है कि बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद की शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी पर मुखबिरी का आरोप है। पुलिस के जाने की खबर विकास को किसने दी? ये सवाल हर किसी के जहन में है। और सवाल यह भी कि चौबेपुर थाने की सिपाहियों की भूमिका क्या संदिग्ध है? गैंगस्टर और गद्दार से कैसे निपटेगी सरकार? सरकार के सामने दोहरी चुनौती है, एक तरफ गैंगस्टर, एक तरफ गद्दार। विकास की लंका में वर्दी वाला विभीषण कौन है, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कानपुर शूटआउट में पुलिस वर्सेस पुलिस की भूमिका रही क्या? ये तमाम सवाल हैं महाबहस में जो हम उठाने वाले हैं और इन्हीं सवालों पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनुभव चाक जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ एक्स डीजी डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला भी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। एक्स डीजी सुब्रत त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एक्स डीआईजी महेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुब्रत त्रिपाठी जी, सर मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। सर, हर किसी को लगता है कि इस कानपुर कांड में लड़ाई पुलिस वर्सेस अपराधियों के बीच थी, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो संकेत इस तरफ कर रही है कि लड़ाई पुलिस वर्सेस पुलिस की थी। ऐसा ही था क्या सर? देखिए, सदैव लड़ाई अपनों से होती है, कहीं भी हो। राजनीति में, पुलिस में गाय का पीछा भैंसा नहीं करता है, ना भैंस का पीछा सांड करता है। लड़ाई सदैव किससे होती है? अपने से होती है, और प्रायः वह अवैध लाभ के लिए होती है। कानपुर पुलिस का बहुत पुराना इतिहास रहा है कि वहाँ पर जुए और सट्टे के लिए काफ़ी बवाल आए दिन नीचे से लेकर वरिष्ठतम अधिकारियों में होते रहे हैं। जब मैं नौकरी में करीब 35-40 साल पहले था एएसपी, तब उतनी टाइम तक उस समय के वातावरण जब बहुत कम प्रदूषित था, तब यह हाल था कि बाबूपुरवा थाने के छत पर जुआ सट्टे के कारोबार पर लेन देन के झगड़े में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बाकी बिना बताए हुए छापा मार दिया था। काफ़ी देर तक गोली चली थी जो लिखा पढ़ी नहीं आई, और शायद ये तकदीर थी। उतनी टाइम इतने अच्छे असलहे नहीं थे, देसी असलहे होते थे कि कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई। एक बहुत गंभीर विडंबना है कि एक किसी आदमी की बात नहीं है, जब ये आदमी छूटे हैं पिछले संतोष शुक्ला कांड से, तो जिन सिपाहियों ने गवाही नहीं दी, उस समय के एसएसपी, डीआईजी, आईजी क्या कर रहे थे? और तब से जितने लोग नियुक्त हुए, एक एक छिटभइयों पर गुंडा एक्ट लग जाता है। तब से आज तक जितने डीएम हुए, जितने एसएसपी हुए, वे क्या रिव्यू कर रहे थे? मुआयना डीआईजी, आईजी क्या कर रहे थे कि आज तक गुंडा एक्ट की कार्रवाई में इस समय उनको जिला बदर क्यों नहीं किया गया था? कहीं न कहीं पुलिस के कुछ लोगों का हाथ था और आज भी रहा होगा। अंतिम चीज मैं कहना चाहता हूं कि स्थानीय पुलिस को सीओ साथ नहीं ले गए। मानी हुई बात है कि स्थानीय पुलिस पर उन्हें शक रहा होगा। अगर उनको शक था तो वर्तमान एसएसपी, वर्तमान डीआईजी, आईजी क्या कर रहे थे? उन्होंने उनको छोड़ने की जगह उनको हटाने का निर्णय क्यों नहीं लिया? बहुत सही, बड़ा गंभीर सवाल उठा रहा हूं। एक बार पीछे के आदमियों पर कोई आरोप लगा दे, बड़ा आसान होता है कि हाँ भाई, जो भारत में कमी चल रही है
वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से चल रही है, जैसे कह दिया जाता है। लेकिन पीछे के लोगों ने क्या किया है तो अलग कहानी है। मैं पूछ रहा हूं कि वर्तमान आईजी, डीआईजी, एसएसपी जब मालूम था कि लोकल थानाध्यक्ष दबिश में नहीं जा रहा है, जिसको वहां का भूगोल अच्छा पता होता, निकलने के रास्ते, भागने के रास्ते पता होते, उसको जब छोड़ा जा रहा है तो एक ही कारण हो सकता है कि उसका मिली भगत रही हो, और यह मालूम होते हुए उसको छोड़ के जाने की जगह, उसको हटा के जाने का रास्ता, उसको लाइन हाजिर करके जाने का रास्ता क्यों नहीं चुना गया? इस यक्ष प्रश्न को भी रखना होगा। यही प्रश्न न्यूज़ 18 भी पूछ रहा है सर, यही प्रश्न हम भी पूछ रहे हैं। महेश मिश्रा जी, अगर सर हम मान ले कि एक थाना बिक गया, अगर हम मान ले कि एक थानाध्यक्ष मुखबिरी कर रहा था, वो विकास दुबे के लिए काम कर रहा था, तो सवाल यह है सर कि जो उच्च अधिकारी हैं वो क्या कर रहे थे? एसपी क्या कर रहे थे? एसएसपी क्या कर रहे थे? आईजी, डीआईजी क्या कर रहे थे? देखिए, ऐसा है कि पुलिस विभाग में रेगुलर मीटिंग्स हुआ करती हैं। एक क्राइम मीटिंग होती है जिसमें कि पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सारे एसओज और इंस्पेक्टर्स, सारे अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मीटिंग करता है, और उसमें अपराध का विश्लेषण और अपराधियों का विश्लेषण दोनों होता है, अपराध और अपराधियों का। और उसमें यह भी मॉनिटरिंग होती है किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और उसका कार्रवाई का क्या परिणाम रहा। जहां तक इस विकास दुबे का प्रश्न है, यदि हम देखें तो हमें ये लगता है कि वहां के थानेदार को ये तो मालूम है, ये ऐसी बात नहीं है कि पहली बार दबिश पड़ी हो विकास दुबे घर पर। विकास दुबे घर पर पिछले 10 साल में सैकड़ों बार दबिश पड़ चुकी होंगी, और सबको मालूम होगा कि कौन सा घर और कहां से रास्ते और कहां से निकलेगा, कहां से निकल के भाग सकता है, और हमें किसे दबिश देनी है। जहां तक दबिश का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक साधारण अपराधी घर पर दबिश और एक शातिर और एक ऐसा अपराधी जिसने कि एक मंत्री की हत्या थाने में घुसकर कर दी हो, यानी इसी से इसका पता लगता है कि किस किस्म का यह अपराधी था। तो दबिश जो पड़ी उसमें निश्चित रूप से थोड़ी चूक हुई, लेकिन जहां तक इसके आपराधिक इतिहास का और पीछा करने का प्रश्न है, इसका पीछा ठीक नहीं हुआ। मैं ये कह सकता हूं कि इसके पीछा करने में चूक हुई, इस अपराधी को पीछा करने में। और जहां तक पुलिस अधिकारियों का प्रश्न है, ये आईजी लेवल पर, डीआईजी लेवल पर, एसएसपी लेवल पर, सभी लेवल पर मीटिंग होती है। सभी लेवल पर ये जो एक्टिव क्रिमिनल्स हैं, जो शातिरवादी हैं, उनके खिलाफ क्या टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20, ये हर सरकार निर्धारित कर लेती है, ये बना देती है अपनी पॉलिसी कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो गया कि इसके टॉप 10 में भी नाम नहीं था। एक आपराधिक रजिस्टर हमारे थाने पर हुआ करता है। हमें दुख इस बात का है कि आज हमारे, चाहे वो थाने अध्यक्ष हो, चाहे वो क्षेत्राधिकारी हो, उनका थाने के डॉक्यूमेंट से, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे हम अपराध और अपराधियों के बारे में जानकारी रखते हैं, वो समाप्त हो चुका है। किसी को कोई भी परवाह नहीं है डॉक्यूमेंट्स को देखने की, वो धूल खा रहे हैं। यदि आप जाएंगे थाने पर, धूल खाते हुए मिलेंगे। दूसरी ठीक है, अनुभव मॉनिटरिंग की बात है सर, जिस बात का जिक्र महेश जी कर रहे हैं, सवाल ये है कि किसी इलाके में कितने अपराधी हैं और कौन मोस्ट वांटेड है, कौन टॉप 10 में है, सर ये लिस्ट कौन तैयार करेगा? ये तो थानाध्यक्ष तैयार करेगा, और अगर वही मिला होगा, उसी की मिली भगत होगी, तो लिस्ट में किसी अपराधी का नाम कैसे आएगा सर? सीएम तो नाम डालने नहीं आएंगे। देखिए, छोटे मोटे अपराधी तो से बच सकते हैं। ठीक है सर, मैं में आऊंगा आपके पास। अनुभव चाहते मेरा सवाल था जी सर। चाहे थानाध्यक्ष हो, चाहे क्षेत्राधिकारी हो, चाहे एसएसपी, चाहे डीआईजी। देखिए, जो सबसे पहले पुलिस रिफॉर्म ना, बीच में आवाज आ रही है। ठीक है सर, अमित जी आवाज आ रही किसी की, और कोई बोल रहा है। ठीक है सर, मैं बोलूं अमित जी? जी सर। हाँ, मैं ये कहने जा रहा था कि जो पुलिस रिफॉर्म ना होने की वजह से जो पुलिस का ट्रांसफर और पोस्टिंग की व्यवस्था जो सत्ताधारी दलों के पास रहती रही, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर भी जो पोस्टिंग जिसके पास कराने की पावर आती है, तो जब वो वहां की पोस्टिंग करा देता है, तो वो पोस्टिंग में पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति उसके प्रति वफादार रहता है। वो जनता के प्रति या कानून के प्रति वफादारी की जगह, अगर कटु शब्दों में कहा जाए, उसके दरवाजे का मात्र कुत्ता बन के रह जाता है। ये कानपुर में मैंने देखा है। जिसकी अभी आप बात कर रहे थे आपके न्यूज चैनल पे कि जिस जय वाजपेयी ने विकास दुबे की पत्नी को फरार होने में गाड़ी की व्यवस्था करी, वही जय वाजपेयी एसएसपी साहब के साथ 4 विभिन्न मौकों पर क्यों दिखाई दे रहा था, जो इससे पहले के एसएसपी थे। और एक बात कहने का, आप लोग गुंडा की बात कर रहे हैं या कार्रवाई की बात कर रहे हैं या टॉप 10 में विकास दुबे का नाम होने को प्रश्न चिन्ह उठा रहे,
मैं ये पूछ रहा हूँ उसी विकास दुबे को आखिरकार किन नियमों के कारण सुरक्षा दी गई? सरकारी उसको गनर उपलब्ध कराए जाते थे, किन नियमों के तहत उसके परिवार के, उसकी पत्नी को या उसके भाइयों को असलहे दिए गए? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि ऐसे घनघोर दुर्दांत अपराधी के खिलाफ आप कुछ भी करने में सक्षम होने की जगह उसको ऐसी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराते रहे जिससे वो और अपने रुतबे में और अपने प्रभाव में वृद्धि करता गया, और अंत में ये वृद्धि यहाँ तक हो गई कि उसने दुस्साहस कर दिया कि हमारे 8 पुलिस जवानों को शहीद कर दिया, उसने मार दिया, उसने नृशंस हत्या करी। बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही चिंतनीय है। सर देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। सवाल सर यहाँ पर यह है कि पुलिस की जो भूमिका थी या पुलिस को जो अधिकार मिले हैं, क्या पुलिस अपने अधिकारों का भी इस्तेमाल नहीं करती है? क्या सिर्फ अपने फायदे के लिए उसको लगता है कि इस अपराधी से मिल लिया जाए तो एक तो हमारा थाना सही तरीके से चलता रहेगा, हमारी कुर्सी भी यहां पर बची रहेगी और आराम से कमाई भी होती रहेगी। ये जो परिपाटी है ना सर, सवाल इस पर खड़ा हो रहा है। एक थाना अध्यक्ष जिसके खिलाफ लगातार शिकायत की जाती है, उसके खिलाफ विधायक भी शिकायत करते हैं, सर्किल ऑफिसर भी शिकायत करता है, उसके बावजूद वो उस थाने में मौजूद रहता है, तो इसका मतलब है ना सर कि पुलिस का जो सिस्टम है उसी में कुछ ना कुछ खामी है। इसी बात को तो मैं अमित जी कह रहा हूँ कि आखिर वो कौन सी मजबूरी थी कि इतनी शिकायतों के बाद भी उस थानेदार को वहां पे बना रहने दिया? इसका मतलब उसके पोस्टिंग की जिसके पास पावर थी उसका दबाव उस समय के एसएसपी के ऊपर इतना ज्यादा था कि सारी शिकायतें होने के बाद वो हटाने को सक्षम नहीं हो पाए, अपने आप को मजबूर पाया उन्होंने। इसकी जांच होनी चाहिए, बहुत गंभीर प्रकरण है ये। ठीक है सुब्रत त्रिपाठी सर, एक बात किसी की समझ में नहीं आ रही है कि जय वाजपेयी जो कि विकास दुबे का करीबी है, तत्कालीन एसएसपी के साथ उसकी फोटो वायरल हो रही है। क्या इतना आसान होता है क्या सर कि किसी अपराधी का कोई दोस्त हो, उसका करीबी हो और वो पहुंच जाए एसएसपी के साथ फोटो खिंचवा ले? एक फोटो नहीं, 2-4 फोटो, हर फंक्शन में वो तत्कालीन एसएसपी के साथ नजर आ रहा है। इसके क्या संकेत है सर, इसके क्या मायने हैं? मैं पूछ रहा हूं कि यूपी के हर अपराधी के पास ये फोटोज मिलेंगे। किसी के घर की तलाशी कर लीजिए, ये फोटोज यूपी के हर अपराधी के पास मिलेंगी। और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, इंडिया लेवल के जो एसएसपी से बहुत बड़ी चीजें हैं, उनके साथ सोशल मीडिया पर फोटोज छापी गई हैं और उन पर छापने, और जिन लोगों ने छापा है विकास दुबे की डायरेक्ट फोटो, यह भी नहीं जय वाजपेयी की, जो कि एसएसपी को हटाने की औकात रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ जो फोटो छपी हैं उन पर अगर आज तक पुलिस ने मुकदमा नहीं कायम कराया तो इसके मतलब है कैसे मान लें हम उनको झूठी हैं? अगर वे झूठी हैं तो पुलिस मुकदमा कायम करना चाहिए था। मैं जैसे अभी उठाया गया सवाल, मैं पूछ रहा हूं जिन लोगों ने लाइसेंस बनाया, जिन लोगों ने संस्कृति की, वे लोग इंस्पेक्टर से लेके एसएसपी और डीएम तक इन पुलिस वालों के हत्यारे हैं जिनकी दस्तखत से लाइसेंस बना है। उनकी नैतिक दायित्व बनता है। एक एसएसपी की बात नहीं है जिसको आप ब्लैक लिस्ट कर दें। मैं मानता हूं, मैं उनकी सफाई नहीं दे रहा हूं, क्या किया है जांच का विषय है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि पूरा सिस्टम पोल्यूटेड हो गया है। किसी ने ऊंट से कहा अबे ऊंट तेरी गर्दन टेढ़ी क्यों है? उसने कहा अबे कमबख्त मेरा कौन सा अंग सीधा ही है? जब संतोष शुक्ला केस छूटा तो क्या एक्विटल रिपोर्ट बनी? सरकारी वकील ने क्या किया? उस समय के डीएम ने क्या किया? 13 आदमी, पुलिस के आदमी जो गवाह थे, वे हॉस्टाइल हो गए। उनको उस समय के एसएसपी ने बर्खास्त क्यों नहीं किया? उस समय के डीआईजी और आईजी क्या कर रहे थे? अभी कहा गया कि इंस्पेक्टर लिस्ट बनाएगा, बाकी सीनियर अफसर क्या दूध पीते बच्चे हैं? एक आदमी से हर आदमी के अपने लेवल होते हैं, एलआईयू होती है, अपने सोच होते हैं। हर आदमी को मालूम होना चाहिए कि डीजी को मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रदेश के टॉप 10 टॉप 20 कौन है। आईजी जोन को मालूम होना चाहिए कि पूरे जोन में टॉप 10 20 कौन है। और अपनी निजी इंफॉर्मेशन से डीआईजी, एसएसपी, एसपी सिटी, सीओ सबको यह ज्ञान होना चाहिए। अगर इतना ज्ञान नहीं है तो वह आदमी वर्दी पहनने का नैतिक अधिकार नहीं रखता है। सर इसीलिए सड़क छाप रिक्शा वाला जानता है। सर इसीलिए एक सवाल हर किसी के जहन में, आपको रोक रहा हूं सर, इसीलिए एक सवाल हर किसी के जहन में है। हम बचपन से सर सुनते आए कि अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के बाहर से चप्पल चोरी नहीं हो सकती। सर अगर हम मान भी लें कि लखनऊ से फोन आता है किसी भी थानाध्यक्ष की तबादले को लेकर या उसको संरक्षण देने को लेकर, तो सवाल यह खड़ा होता है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनके हाथ में इस बात
की पावर है, इस बात की ताकत है कि वो थाना अध्यक्ष का ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको बर्खास्त कर सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उनके हाथ क्यों बंधे होते हैं सर? जब वो रिटायर हो जाते हैं तब तो इन खामियों को उजागर करते हैं, लेकिन जब वो कुर्सी पर बैठे रहते हैं तब उनकी क्या मजबूरियां होती हैं जो कार्रवाई नहीं करते हैं? मजबूरी यह होती है कि जिस आदमी को नाजायज फायदा लेना होता है उस पर नाजायज दबाव बढ़ते हैं। मुझे भीख मिल गई है, मेरी याचना से पहले मेरा देवता मगन है, मेरी वंदना से पहले मुझे इस प्रकृति ने लूटा है, दोष मुझ पुरुष का कोई कामिनी नहीं थी मेरी कामना से पहले। जो आदमी नेता पर नाजायज दबाव बना करके एसएसपी, डीआईजी और आईजी बनेगा, चाहे कोई भी हो, उस पर नेता नाजायज दबाव डालेगा, वह नाजायज दबाव नहीं है, वह एक हितों का पारस्परिक सौदा है। चाहे हमारे पहले होता रहा हो, चाहे हम लोगों के टाइम में हुआ हो, चाहे आज हो रहा हो, चाहे भविष्य में हो, कोई किसी पर नाजायज दबाव तभी बनाता है जब हम उस पर नाजायज दबाव बना के अपनी पोस्टिंग लेते हैं। अगर आईएएस आईपीएस अफसर कोई रूटीन में पोस्टेड हुआ हो तो उससे बात करने की, किसी एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर की नाजायज बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। हिम्मत उसी से करने की पड़ती है जो कि हाथ जोड़ करके, गिड़गिड़ा करके, उनके चेले और चमचों के आगे पहुंच करके आदमी वहां करता है। इसीलिए बदमाश अपराधी पहले अपनी चॉइस का इंस्पेक्टर, सीओ, एसपी, डीएम पोस्ट कहता है, तब वो ऑपरेट करता है। खूंटे के बल पर बछड़ा उछलता है। और अगर खाली एक एएन राय सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय जज को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस बनाने की जब ताकत मिल गई थी, इंदिरा गांधी को 2/3 बहुमत था, तब आप देख रहे हैं कि जबलपुर कांड जैसे फैसले माननीय न्यायालयों तक ने दिए। आज कहना आसान है, हम पूछते हैं कि सेना जीता हुआ क्षेत्र क्यों वापस कर देती है? क्योंकि रक्षा मंत्री का आदेश होता है। एक आदमी जिसके हाथ में आईएएस और आईपीएस को सड़क पर फेंक देने की पावर होती है, एक नहीं मानेगा दूसरा मानेगा, सही बात है, दूसरा नहीं मानेगा तीसरा मानेगा। सही बात है। आज हर बात के लिए लखनऊ से सीएम चलकर थोड़ी ना आएंगे किसी थाने में, के लिए 20 आदमी बैठे हैं, या फिर किसी जिले में हर बात के लिए सीएम चलकर नहीं आएंगे एसपी, एसएसपी और आईजी और डीआईजी को कहने के लिए कि फलाना अपराधी आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। महेश मिश्रा सर, यही बात किसी को समझ नहीं आ रही है कि जब योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभाली तब उन्होंने कहा कि यूपी में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है, या तो वो सलाखों के पीछे जाएंगे या फिर वो यूपी छोड़कर चले जाएंगे। सवाल ये खड़ा हो रहा है सर कि अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने की जिम्मेदारी पुलिस वालों की है। डायलॉग्स आ रहे हैं, अगर इतनी आवाज तेज आ रही है कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं प्रश्न नहीं सुन पा रहा हूँ। ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा कि हमारी टेक्निकल टीम इसको दुरुस्त करे। किसी साहब का इंटरव्यू हो रहा है तो उनकी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है सर, हम कोशिश करेंगे कि उस आवाज को हम दूर कर पाए, दुरुस्त कर पाए। अब आपको आवाज मिल रही है सर प्रॉपर? महेश जी, आपको आवाज मिल रही है प्रॉपर? नहीं मिल रही शायद। अनुभव सर जी आवाज आई, जी आवाज आई, ठीक है, आवाज आई आपकी। सर मेरा सवाल यही है सर कि अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने की जिम्मेदारी पुलिस वालों की है, लेकिन अगर पुलिस वाले ही आंखें मूंद कर बैठ जाएं और एक अपराधी मिस्टर इंडिया बनकर वो अपराध को अंजाम देता रहे और उसके बाद जब उसकी मर्जी हो वो गायब हो जाए, तो सर किसी राज्य का मुखिया क्या करेगा, किसी राज्य का सीएम क्या करेगा? वो सिर्फ अधिकारियों को निर्देशित कर सकता है ना कि आप सख्ती बरतिए, अपराधियों को आप सलाखों के पीछे भेजिए। देखिए, ये काम स्थानीय पुलिस का है और ऐसा कोई भी अपराधी नहीं है जो रॉबिन हुड बन जाए और जो कि प्रशासन को, पुलिस को धोखा दे दे या पुलिस से मुंह चटा ले। मैं नहीं समझता। यदि आप में ताकत है, यदि आप, क्योंकि आपके पास उसके खिलाफ कार्रवाई करने के सारे हथियार मौजूद हैं आपके खिलाफ, उसके खिलाफ, और आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कहीं हम अपने जो हित हैं उनको साधने के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, अपने व्यक्तिगत हित को साधने के लिए हम कभी कभी नजरअंदाज करते हैं। और विकास दुबे के मामले में यही हुआ। हमने इसकी जो हरकतें थी, जो इसके अपराध थे, उनको नजरअंदाज किया। हमने इसका पीछा नहीं किया, चाहे वो किसी लेवल पर हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन लेवल हो, चाहे प्रोसिक्यूशन लेवल हो, चाहे अदालत में जजमेंट हुआ हो, उसको बरी कर दिया हो, फिर उसका पीछा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक किया हो, कुछ नहीं हुआ। जहां तक मैं समझता हूं कि इसका पीछा ही नहीं हुआ इस अपराधी का।
और यदि अपराधी का पीछा हुआ होता तो किसी न किसी लेवल पे इसका कन्विक्शन होता। ठीक है सर। और आज की तारीख में मैं आपको बता दूं कि केवल यदि कन्विक्शन है, यदि कोई अपराधी को टेरर या अपराधी को टेरराइज कर सकते हैं, भयभीत कर सकते हैं, तो वो है उसका कन्विक्शन। इसके अलावा कोई हमारे पास हथियार नहीं जैसे कि हम अपराधी को टेरराइज कर सकें। अपराधी को मारकर, या जैसे आप कहते हैं कि एनकाउंटर 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 थ्योरी ठीक है, यदि हमारे ऊपर आक्रमण हुआ तो हमने हमारे हाथ में हथियार है तो मुकाबला करेंगे उसका, या हम मारे जाएंगे वो मारा जाएगा, दो में से एक। लेकिन एक्स-डीजी सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ा देर से जुड़े हैं सर, इसलिए मैं उनके पास जाऊंगा। सूर्य कुमार शुक्ला जी, ठीक है, सीएम की तरफ से सख्ती का निर्देश जारी कर दिया गया, लेकिन सर सवाल यही कि उस सख्ती का पालन करवाएगी पुलिस? और जैसा कि हमारे साथ जो दो पूर्व पुलिस अधिकारी जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि जब पुलिस वाले अपना व्यक्तिगत हित देखेंगे, वो साधने की कोशिश करेंगे, तो फिर कार्रवाई कौन करेगा? देखिए भाई साहब, ये बहुत एक फैशन भी है आजकल दुनिया में, बड़ा आसान भी है। पुलिस की बुराई, कमियां निकालना, आलोचना करना, ये बड़ी बहादुरी का काम समझा जाता है। और आपने ये भी सुना होगा कि तमाम लोग कहते हैं कि पुलिस के जब लड़ जाओ तब अगले चुनाव में सफलता मिल जाएगी। तो मैं ध्यान ये दिलाना चाहता हूं कि पुलिस और प्रशासन, क्या मुख्यमंत्री जी को भी यह अधिकार नहीं है कि किसी बदमाश को आजीवन कारावास दे दें, या एक दिन की जेल कर दें, या जमानत खारिज करा दें? ये उस तरह का दावा है कि जो अधिकार हमको नहीं है, उस अधिकार का दावा हम करने लगे कि हम बदमाशों को जेल में डाल देंगे, फांसी लगा देंगे, और उनकी जमानत नहीं देंगे, उनकी संपत्ति जब्त कर लेंगे। यही मैं कहता हूं कि ऐसा दावा करना उचित नहीं है। ये अधिकार न्यायपालिका का है, और अगर इस समस्या को जड़ से ठीक करना है तो हमें न्यायपालिका में, वो न्याय व्यवस्था में वो सुधार करना जरूरी है। सर मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं सर, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल हम नहीं उठा रहे। खड़े दो पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने सुब्रत त्रिपाठी जी पूर्व डीजी हैं सर, फौज खड़ी वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पुलिस के जो वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं वो अपने अधिकारों को नहीं समझ पाते हैं, वो अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी को नहीं समझ पाते हैं, इस वजह से अपराधी इस तरीके से फलते फूलते रहते हैं। वो झूठ बोलते हैं। जो कोई ये कहता है कि पुलिस के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, मैं जानता हूं कि वो बेचारे जानते नहीं कि पुलिस कितने दबाव में, कितनी मेहनत से काम करती है, और इसके बावजूद पुलिस ही आलोचना का शिकार होती है। चाहे मीडिया के लोग हैं, चाहे वकील साहबान हैं, चाहे व्यापार मंडल हैं, चाहे छात्र हैं, सब बुराई, आलोचना पुलिस की करके बाहर हो जाते हैं। कोई नहीं कहता कि 60 बार इस बदमाश को पुलिस ने पकड़ा, इसको जेल भेजा, इस पर चार्जशीट लगाई, कोई घूस नहीं काम आया, कोई सिफारिश नहीं काम आई। इसके बावजूद हर बार ये बदमाश बाहर आ गया और बाहर आकर फिर क्राइम करने लग गया। अब आप बताइए कि ये पुलिस की असफलता है कि हमारी मीडिया ने मुखबिरी कर दी क्या सर? क्या मीडिया ने विकास दुबे को जाकर बता दिया क्या कि आपके यहाँ पुलिस का छापा पड़ने वाला है? पुलिस ने, मीडिया ने नहीं बता दिया। अगर किसी पुलिस ने गद्दारी की तो उसको तो पुलिस, अरे सर अगर मगर की बात थोड़ी ना है सर, कि वो जिंदगी भर याद करता है। अब अगर मगर की बात नहीं है ना, 200 पुलिस वाले रडार पर हैं, किसी ने तो फोन करके बताया ना सर, सस्पेंड कर दिया गया, किसी ने तो फोन करके बताया होगा ना। सुब्रत त्रिपाठी सर, स्वीकार नहीं करी जाएंगी तो आगे सुधारा कैसे जाएगा? सर विभीषण है यार गद्दार है, या मीडिया जो कह रहा है गलत कह रहा है? सुब्रत त्रिपाठी सर, मैं पूछ रहा हूं कि 13 पुलिस विभाग के कर्मचारी जो संतोष शुक्ला कांड में गवाह थे, वे गवाही से मुकर गए। ऐसे आदमी को दंड देने के लिए न्यायपालिका क्या तानाशाह है? क्या न्यायपालिका का यह दोष है? इन 13 लोग जो गवाही से मुकरे, उनको बर्खास्त करने की जिम्मेदारी वहां के एसएसपी, डीआईजी, आईजी की है कि न्यायपालिका की है? प्रश्न है जो 13, जब पुलिस के आदमी तक खौफ से गवाही नहीं देंगे तो आम आदमी कहां से गवाही देगा? और जब गवाह नहीं होंगे तो किस प्रावधान के तहत, क्या न्यायपालिका कोई एक काजी साहब की इंस्टीट्यूशन है? आ रहा हूं अनुभव जी, आ रहा हूं आपके पास।
एक संदेह के आधार पर फैसला दे दे। भाई बिना गवाही के फैसला कैसे होगा? हम कहते हैं इस केस में भी मुझे बता दीजिए कि अगर पुलिस वाले गवाही न दें, कल्पना कीजिए तो पब्लिक का कौन आदमी इतना विभत्स केस के बाद इस केस में भी गवाही देने की हिम्मत करेगा? अगर पुलिस के आदमी गवाही न दें। और हमें नहीं भूलना है कि इतिहास में पुलिस के आदमी तक गवाही देने से मुकर गए और उन पर एक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एग्जैक्टली एक सूर्य कुमार सर, टॉप 10 की लिस्ट में सर आपका अपना तर्क हो सकता है, लेकिन किसी मीडिया वाले ने गवाही से किसी को रोका नहीं था और ना ही किसी न्यायपालिका ने कहा होगा पुलिस वालों को कि आप गवाही मत दीजिए। सर बहुत हैरान करती है बात, यूपी के हर किसी के जहन में ये बात इस वक्त गूंज रही है सर, कि सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है कि एक थाने के भीतर एक मंत्री का मर्डर हो जाता है और वहां पर कोई पुलिस वाला गवाही देने को तैयार नहीं होता। आप ये कह रहे हैं कि दोष पुलिस वालों का नहीं है सर? नहीं, मैं बताता हूं आपको, पुलिस विभाग एक अकेला विभाग है कि जहां विभीषण के लिए माफी नहीं होती, विभीषण को गोली मार दी जाती है, विभीषण को तुरंत सस्पेंड करके बर्खास्त किया जाता है। हमारी जानकारी में कभी किसी विभीषण को गोली नहीं मारी गई है सर। होता है उसी थाने और माफ कीजिएगा सर, निलंबन कोई कार्रवाई नहीं होती। शायद उनके मन में यही बात होती है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, निलंबित हो जाएंगे फिर बहाल हो जाएंगे। जो सुब्रत त्रिपाठी साहब कह रहे हैं, अरे बहाल नहीं हो जाएंगे, मुकदमा चल जाएगा, जेल चले जाएंगे। और अभी देखिएगा, अभी ये जरा जड़ में जाइए कि अगर पुलिस वालों, मुझे मालूम नहीं है कि इस केस में पुलिस वालों ने गवाही दी कि नहीं दी, लेकिन मैं तो एक मोटी मोटी बात जानता हूं कि संतोष शुक्ला का मर्डर हुआ तो जिसने, अगर विकास दुबे ने नहीं किया तो जिसने किया उसको सजा क्यों नहीं हुई? फाइल बंद होने का क्या तुक है? क्या फिर इंतजार हो रहा है? कौन दिलवाएगा सर? उसको सजा हम दिलवाएंगे क्या? जब मौके पर जो लोग थे वो मुकर गए, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, कोई गवाही नहीं मिला सर, तो सजा कौन दिलवाएगा? अनुभव जी वही कह रहा हूं। जी, बड़ा हास्यास्पद बयान दे रहे हैं भाई शुक्ला जी आप, कि आप कह रहे बड़े थाने में उसकी हत्या हुई, आप कह रहे अगर विकास दुबे डरे, विकास दुबे था, लेकिन उसका खौफ इस कदर था कि 25 पुलिस वाले और 6 सब इंस्पेक्टर होने के बाद भी सबके बीच में हत्या करता और निकल जाता है। और आपकी जानकारी के लिए एक बता दूं, विकास दुबे के गांव में 13 बार दबिश पड़ी और 13 के 13 बार पुलिस वाले वहां से मार खा के आए। जब वो मार खा के आए, हम और आप सब समाज में रहते हैं, एक पुलिस वाले को अगर कोई कॉलर भी पकड़ लेता है तो पुलिस उसका घर खोद देती है। आखिर वो कौन सा दबाव था कि 13 बार पुलिसकर्मी उसके गांव में मारे गए और एक बार भी विकास के ऊपर कार्रवाई नहीं की? दूसरी बड़ी बात मैं आपसे कहता हूँ, जो बार बार आप कह रहे हैं 60 मुकदमे और पुलिस ने 60 बार गिरफ्तार किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विकास दुबे को पिछले 10, 15, 20 सालों में सिर्फ अभी 2017 में अरेस्ट करा गया है, बाकी हर बार उसने सरेंडर करा है, वो भी 7-8 मामलों में। बाकी सभी मामलों में गवाह होस्टाइल होकर मुकदमे वापस लिए हैं। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। आप इतने बड़े पद पे रहे हैं शुक्ला जी आप। ठीक है शुक्ला जी, अगर सारा आप दोस्त मीडिया को दे रहे हैं। एक बात और बता दूं, मीडिया की वजह से जब मामला चर्चित होता रहा तो इस वजह से कुछ उसके ऊपर कार्रवाई हो भी जाती रही। सूर्य कुमार सर, अगर आप जवाब देना चाहें। विकास दुबे का इतना खौफ है कि उसके खिलाफ कोई बोलने को तक को तैयार नहीं। संतुष्टि के लिए उनकी स्काइप में लगा के संतुष्टि के लिए लगा। ठीक है महेश मिश्रा जी, सर हमें खत्म करना होगा। आखिर में मेरा एक सवाल आपसे ये है सर, क्या पुलिस मोबाइल चोर को, बाइक चोर को पकड़ती रह गई और ये जो बड़े अपराधी हैं इनका साम्राज्य फैलता चला गया, इधर किसी का ध्यान ही नहीं गया, या जानबूझकर आंखें बंद की गई थी कि ये बड़े अपराधी हैं, इनकी तरफ कौन जाएगा, इन पर हाथ कौन डाले? देखिए, जहां तक बड़े अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रश्न है, ये कहना गलत है कि किसी की निगाह नहीं गई, लेकिन ये बात अवश्य है कि यदि हम स्पेसिफिकली, यदि हम इस केस को देखें, इस प्रकरण को देखें विकास दुबे का, तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें हम बिल्कुल कह सकते हैं कि इसमें निगाह नहीं गई, और निगाह भी गई और हमने इसको नकार दिया, हमने इसको तवज्जो नहीं दी इसके विरुद्ध कार्रवाई करने की। लेकिन ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में अपराधियों विरुद्ध कार्रवाई होती रही है और कार्रवाई होती रहेगी, और गंभीर कार्रवाई हुई है, कन्विक्शन भी हुआ। लेकिन विकास दुबे का जहां तक मामला है, और पुलिस का एक जनरल ये एटीट्यूड ये हो गया है कि उसको यानी हर काम को रूटीन में लेने का, उस हर काम को एक रूटीन में लेने का। आज तारीख हालत ये है कि किसी एसएसपी का, डीआईजी का, आईजी का मोबाइल नहीं उठता है,
यदि आप मिला लें, आप अपने अपने चैनल से मिलाएं, तो वो मोबाइल नहीं उठाएगा, उनका पीआरओ या कोई सिपाही दीवान दरोगा उठाता है उस मोबाइल को। क्या किसी को सूचना मिलेगी? क्या किसी को कार्रवाई करेगा किसी के खिलाफ? जब आप रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं किसी आदमी को, आप हालत ये है कि कंप्लेनेंट सेल, जो कंप्लेंट सेल है हमारी, शिकायत प्रकोष्ठ है, जो प्रकरण चल रहा है कि शिकायत सीओ साहब ने की और नहीं पहुंचा, अरे ये तो टेलीफोन बता सकते हैं कि सीओ साहब ने लेटर लिखा था, सीओ साहब को लेटर कब लिखा और कब चला वहां से और कब पहुंचा एसएसपी के यहाँ। ऐसा कोई नहीं है कि उसके लिए एक जांच और एक बहुत बड़ी जांच की आवश्यकता हो। सर, जड़ें बहुत गहरी तो है और उस गहराई तक जाना होगा। अगर इस बीमारी को ठीक करना है, इस सिस्टम को दुरुस्त करना है, तो उस गहराई तक जाना होगा। सतही बातों से अब कुछ नहीं होने वाला है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, मां बहस का हिस्सा बनने के लिए।